हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल सिद्दीकी, आपका मास सर, और हम पढ़ रहे हैं नीट फाइनल टेस्ट रिवीजन कोर्स। पार्ट टेस्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। नीट का पार्ट टेस्ट 2 आपका हो चुका है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। जितना अच्छे से आप ये पढ़ रहे हो उतने अच्छे से आप नीट का एग्जाम भी पढ़ने वाले हो, ठीक है, और बढ़िया सी ऑल इंडिया रैंक लेकर आने वाले हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर रखेगा क्यू आवेश और कुल बल का मान क्या होगा। बहुत जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे चीज़ों को। आपको अगर अब इसमें से मुझे लग रहा है कि आप पूरे क्वेश्चन कर पाए होगे, सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। जो नहीं हुआ है, ठीक है, बस वो देख लो, ठीक है, और क्या करना है ना। चलो देखो, तो एक्स अक्ष पर रखेगा क्यू आवेश पर कुल बल का मान क्या होगा। कुल बल पर क्या, कुल बल किसी से कारण लगेगा भाई, इस क्यू के कारण लगेगा और इस क्यू के कारण लगेगा, इन दोनों के कारण इस पर कुछ बल लगेगा। हमें बताना है कुल बल कितना होगा, ठीक है। इस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो कितना होगा भाई, ये इस लाइन के अनुदिश होगा, ठीक है। इसके कारण लगेगा वो किधर होगा भाई, ये इस लाइन के अनुदिश होगा, ठीक है। मान क्या होगा दोनों का, अच्छा सिर्फ भाई मान देखते हैं, क्या दोनों का मान बराबर आना चाहिए। हाँ देखो, ये आर है, ये आर है, ये दूरी जो है आर बटे आर रूट 2 है, और ये दूरी जो है ये आर रूट 2 है। तो मान तो दोनों का बराबर आना चाहिए साहब, ठीक है, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो क्या मैं मान लेता हूं कि दोनों का मान जो अभी बल का मान आ रहा है वो एफ के बराबर आ रहा है, ठीक है। किसके बराबर आ रहा है, एफ के बराबर मान आ रहा है, ठीक है। तो लो, एफ के बराबर मान आ गया, ये एफ, ठीक है। एफ का मान मैं बाद में निकाल लूंगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, उसको बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंगल की बात करूं तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो टेन 45 मुझे दे देगा यहाँ पर, ये दे देगा मुझे कि एंगल जो है 45 डिग्री का है। ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, ठीक है। दोनों एंगल 45 के हो जाएंगे, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या कर लो कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। जो भी जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। इसके दो घटक करता हूं तो किधर आएगा, एफ कॉस 45, इधर आएगा एफ साइन 45। इसके दो घटक करता हूं तो इधर आएगा आपके पास एफ कॉस 45, तो ये 2f कॉस 45 हो जाएगा, और नीचे आएगा एफ साइन 45। एफ साइन 45 से एफ साइन 45 जो है खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, एफ नेट जो है वो 2f कॉस 45 के बराबर है। कॉस 45 का मान रख दो साहब, कॉस 45 का मान कितना होगा, 2 इंटू एफ इंटू कॉस 45 का मान होगा 1/√2, जो कि √2f आपको दे देगा। याद भी रख सकते हो आप, ठीक है। किन्हीं दो सदिश के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण है और वो बराबर है दोनों सदिश, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो √2f के बराबर आता है, ठीक है। याद रख सकते हो, तो बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो √2f हुआ, तो √2f का मान आप रखना है। तो f का मान देखो क्या होगा, दो आवेश हैं कितने, q और q के, दो q² हो जाएगा बटे इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी कितनी है, √r√2, तो r√2 यानी कि 2r², नीचे मिल जाएगा आपको। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, k का मान भी रखा है तो k का मान भी रख लो। तो √2 q² ऊपर बचेगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लोगे तो 4 × 2 होगा, जो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा नीचे आंसर, ठीक है। कहाँ गया, ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना। एक में r है, एक में r², थोड़ा ध्यान से मार्क करना, ठीक है। चलो देखो, एक r त्रिज्या के समरूप गोले पर q आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित है, समान रूप से आयतन में वितरित है, ठीक है भाई। कोण कोश द्वारा 0 से r से इन्फिनिटी परास में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ER कौन सा आरेख अधिक करीबी रूप से प्रदर्शित करेगा, जहां r कोश का केंद्र से दूरी है। कोश दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, समरूप गोला है, क्यू आवेश जिस एक समान रूप से आयतन में वितरित है। कोश में आयतन अंदर क्या होगा, कुछ भी आयतन नहीं होगा, खाली होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ठीक है, अपन तो कोश मान लिया ना, कोश दे रखा है तो अपने पास तो कोश ही कोश है ना। कोश के अंदर जो होता है, अंदर तो कुछ आयतन, अंदर तो उसके अंदर कुछ आवेश हो नहीं सकता, अंदर कुछ आवेश नहीं हो सकता है, तो फिर आप कह सकते हो कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होगा वो भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब तक हम इसकी त्रिज्या तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद जो फिर होगा वो 1/r² के रूप में बदलेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर kq/r², छोटे r का स्क्वायर। छोटा r क्या है भाई, दूरी है, कहां से दूरी है, कहां से दूरी है, इसे केंद्र से दूरी है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए आंसर। इसने डी दे रखा है, डी किसी भी हिसाब से हो सकता है, या तो सी हो सकता है या फिर ए हो सकता है ना। डी तो नहीं हो सकता, तो मैं तो ए सही है मेरे लिए, क्योंकि कोश के हिसाब से मैं कर रहा हूं। दो सतहों S1 S2 के चित्र में प्रदर्शित किया गया है। S1 से संबद्ध फ्लक्स Fi1 है तथा S2 से संबद्ध फ्लक्स Φ2 है। तो कौन सा सही है, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में बराबर होगा। कैसे, कि जो फ्लक्स Q से निकलेगा वो, अगर मैं मान लेता हूं यहां पर दो स्पर्श रेखा खींच लूं, ठीक है, दो स्पर्श रेखा मैं खींच लेता हूं यहां पर, तो जितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है, जो लाइन निकलेगी यहां से, वो S2 से जो निकलेगी वो S1 को पार करेगी ही करेगी। ये भी देख लो, ये भी देख लो, कोई सी भी लाइन देख लो, जो S2 से पार करेगी वो S1 से पार करेगी। तो जितना फ्लक्स
S1 से है उतना ही फ्लक्स S2 से भी हो जाएगा। अच्छा, 8 समान आवेश Q को प्रतीक A भुजा वाले घन के प्रत्येक कोनों पर रखा गया है। आवेश को इसके केंद्र के अनंत तक ले जाने में कितना कार्य किया गया जाएगा? भाई उतना ही कार्य किया जाएगा जितना कार्य इसको बनाने में किया होगा, और इसको बनाने में जितना कार्य किया होगा वो इसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में इसके अंदर संचित होगा। ठीक है, तो वो उसको बंद कर लेते हैं, घन बना लेते हैं। भाई घन बनाओ, ये घन है। ठीक है, इस तरह से है, बच्चों की तरह मैं बनाता हूँ, ऐसे बच्चे बनाते हैं, मेरे को ऐसे आता है बनाना। ठीक है, मेरे से नहीं बनता हो FCD। अच्छा, ये अपने पास बहुत सारे यहाँ पर आवेश हैं, ऐसे रखें, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है ना, इसको करने के अंदर थोड़ा सा समय लगने वाला है अपने को, तो हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं कौन कौन से आवेश हैं। ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है, ये E, ये F, ये G और ये H। ठीक है, ये सब मैं मार्क कर लेता हूँ ना, मार्क कर लिया मैंने। अब मुझे देखना है कि इसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी। स्थिर ऊर्जा देखने के लिए मुझे इसके पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर युग्म बन रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा। तो देखो AB बन रहा है, AC बन रहा है, AD बन रहा है, तो सारे लिख लेता हूँ, एक के साथ जो बन रहे हैं वो सारे मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम ऊर्जा की बात कर लेंगे। क्या क्या बन रहा है? AB बन रहा है, AC बन रहा है, AD बन रहा है, AE बन रहा है, AF बन रहा है, AG बन रहा है और AH बन रहा है। ठीक है, H तक ही है ना। ठीक है, अच्छा B की बात करते हैं तो B के साथ A बनेगा, लेकिन A वो पहले से आ चुका है तो अपन को वो नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे। तो B के साथ C बनेगा, BD बनेगा, BE बनेगा, BF बनेगा, BG बनेगा और BH बनेगा। ठीक है, C के साथ लिख पाओगे क्या? C के साथ क्या बनेगा? CD बनेगा, CE बनेगा, CF बनेगा, CG बनेगा, CH बनेगा। ठीक है, D के साथ DE बनेगा, DF बनेगा, DG बनेगा और DH बनेगा। ठीक है, E के साथ EF बनेगा, EG बनेगा, ठीक है, और EH बनेगा। ठीक है, G के साथ GH बनेगा। हाई 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 हाई, F कहाँ गया बाबा? F तो आपने लिखा ही नहीं, ये सही था, FGH। F के साथ FG बनेगा और FH बनेगा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा भाई? फिर क्या बनेगा? H। G के साथ H बनेगा, बस ये लास्ट होगा। ये अपने पेयर बन जाएंगे सारे के सारे। अब इन सब की ऊर्जा हमें लिखनी पड़ेगी, है ना। अब देखो इसमें कई तरह के जो पेयर बन रहे हैं, उसमें कुछ पेयर ऐसे हैं जो कि भुजा के बराबर दूरी पर हैं, कुछ पेयर ऐसे हैं जो फलक की डायगोनल के बराबर दूरी पर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बॉडी डायगोनल के बराबर की दूरी पर हैं। ठीक है, अगर भुजा की दूरी A होती है तो फलक का जो डायगोनल होता है उसकी दूरी √2a होती है। ठीक है, और बॉडी डायगोनल की दूरी √3a होती है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि क्या क्या दूरी होती है। ठीक है, आसानी से आप इसको पता कर सकते हो। अपन देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फलक वाले भुजा वाले कौन कौन से कॉम्बिनेशन है उसको पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि भुजा की दूरी पर है। यानी कि A के साथ देखो AB, AD और AE, AB, AD और AE, ये 3 बने, है ना। अच्छा, B के साथ देखेंगे तो BA है, BA ऑलरेडी ले लिया, BC और BF, BF। ठीक है, ये आपका किसके साथ बना? ये आपका बना B के साथ। C के साथ देखो तो C के साथ CV बनेगा, CD और CG, CD और CG इधर से आ जाएगा। B वो पहले से B वाला पहले से हम ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा D के साथ देखें, और तो D के साथ कहाँ है? D के साथ DC बनेगा, DA बनेगा और DH बनेगा। DC और DA मुझे लग रहा है पहले से आ चुका है, तो यहाँ से DH आ जाएगा, तो DH आप यहाँ से ले लोगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास E है, तो E के साथ EF बन रहा है, EH बन रहा है और EA बन रहा है। EA पहले से आ चुका है, EG और EH यहाँ से आएगा, EG और EH यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचा है? E पर आया हम F के साथ क्या है भाई? FG है और FE है। FE पहले से आ चुका है, तो FH यहाँ से बनेगा GH, G के साथ H है, तो GH तो पूरा का पूरा ऐसे कैसे आ जाए? कितना पेयर बने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने। ठीक है, एक की ऊर्जा कितनी होगी? एक की ऊर्जा हो जाएगी KQ1 Q2 यानी कि KQ² बटे इनके बीच की दूरी कितनी है? A। ठीक है, तो ये तो भुजा वाली दूरी की अपने पास एनर्जी आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो जो इनकी दूरी भुजा के डायगोनल के बराबर है, ठीक है, फेस डायगोनल के बराबर है, उसको वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, देखते हैं अपन, इसमें से चेक कर लेते हैं। AC फेस डायगोनल है क्या? AC फेस डायगोनल है, बिल्कुल। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। AC फेस डायगोनल है क्या? बिल्कुल AC फेस डायगोनल है। ठीक है, उसके बाद AF फेस डायगोनल क्या? A और F पीछे से आपको दिखेगा, तो AF फेस डायगोनल है। AG OG, ठीक है, AG जो है वो बॉडी डायगोनल है, इसको अपन ले लेंगे। AH फेस डायगोनल है, इसको हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद B का देखो BD देखो तो BD आपका फेस डायगोनल है। BE
बी और ई पीछे है ना, तो बी और ई दोनों ये फेज डायगोनल है, ठीक है। बीजी की बात करें, बी और जी भी आपका फेज डायगोनल है। बी एच बॉडी डायगोनल है, ठीक है। सी की बात करें तो सीई आपका बॉडी डायगोनल है। सी एफ आपका क्या है, फेज डायगोनल है, ठीक है। सी एच की बात करते हैं तो सी और एच इधर है, तो ये भी आपका बॉडी फेज डायगोनल है। डी की बात करें तो डी और ई भी है, ठीक है। डी और एफ नहीं होगा, डी और जी आपका आ जाएगा फेज डायगोनल। ई एफ बचा है, ई एफ ई एफ और ई जी। अच्छा देखो यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, ई एफ लेना था और यहाँ मैंने ई जी ले लिया, तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैसे फर्क पड़ जाएगा। तो ये ई एफ है, ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा वो ई जी आएगा, पर्पल में ई जी आएगा, यानी कि ये फेज डायगोनल है, ठीक है। अब बात करते हैं एफ एच की, एफ और एफ एच भी आपका क्या है, ये फेज डायगोनल है। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आपके पास फेज डायगोनल बन जाएंगे। एक फेज डायगोनल की एनर्जी कितनी होगी, एक फेज डायगोनल की एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बटे इनकी बीच की दूरी कितनी है, √2 है, ठीक है। और उसको आप 12 से गुणा कर दोगे तो आपके सारे की सारी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी डायगोनल की, जितने बचे हुए हैं सारे के सारे बॉडी डायगोनल हैं, तो 1 2 3 और 4 बॉडी डायगोनल हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 1 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, √3a, ठीक है। इसको आप जोड़ दोगे पूरे को, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में विद्युत बल रेखाएं दिखाई गए हैं जिसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव P दर्शाए के अनुसार रखा गया, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा, दाईं तरफ करेगा, बाईं तरफ करेगा और ऊपर के बल अनुभव करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं बल अनुभव करेगा कि भी नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है उसकी बात तो बाद में है, ठीक है। अगर अनुभव करेगा तो क्यों करेगा, देखो इस तरफ हम चलते हैं माइनस क्यू की, जब हम बात करते हैं तो माइनस क्यू यहाँ पर इन दोनों कंपेयर करो, है ना। यहाँ पर जो घनत्व है यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं का ज्यादा है और यहाँ पर कम है। अगर विद्युत बल रेखाओं का यहाँ पर घनत्व ज्यादा है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स कम होगा, ठीक है। तो एक नेट बल ये फील तो करेगा, महसूस तो करेगा, ठीक है। अच्छा अनुभव तो करेगा, है ना। तो लेकिन किधर जाएगा अब ये भी देखना पड़ेगा हमें। माइनस क्यू के ऊपर बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो माइनस क्यू पर जो बल कार्यरत होगा वो इधर होगा, क्यू के ऊपर जो बल लग रहा है वो इधर की तरफ होगा। तो देखो तीर ये वाला बड़ा है तो उधर जाएगा ये, तो किधर जा रहा है भाई, बाईं तरफ जा रहा है, बाईं तरफ बल अनुभव करेगा, ठीक है। अगर देखो ये आपको दे रखा है कि आपके पास इस तरह से है, आपको बताना है कि आरएमबी का मान क्या होगा, ये सर्किट आपको दे रखा है, ठीक है। आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। क्या क्या है इसके अंदर, बी है, अगर ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट होगा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से हम इसको कर लेंगे। ये भी होगा और ये भी होगा, सारे भी हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि ए और बी के बीच में चारों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आप कह सकते हो कि 1/r AB बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 4/r। आर ए बी का मान कितना आ गया, r/4 आ गया आंसर, खत्म बात, आसान सा सवाल, ठीक है। कोई टाइम लगा आपको। अगला देखो, n सर्वसम बलों के p वॉट के विभव अंकित है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल उपभोग की शक्ति 20 वॉट है, तथा जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल उपभोग की शक्ति 2000 वोट है, ठीक है। हम मान लेते हैं आपके पास ये बल्ब है, ये बल्ब है आपके पास, बल्ब है आपके पास ये, ठीक है। इस बल्ब में क्या दे रखा है, P वॉट और V वोल्ट इसके पर अंकित है, मतलब इसका रेटिंग दे रखी है P वॉट और V वोल्ट, ठीक है। और नंबर है N। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध है वो R के बराबर है, ठीक है। इसका प्रतिरोध जो है वो R के बराबर है, हमने ऐसा मान लिया, जो R यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि अब इनको आप जब श्रेणी में जोड़ दोगे, जब आप इनको श्रेणी में जोड़ते हो तो कैसे होगा, 1 2 3 ऐसे N है, ठीक है। तो आपने श्रेणी में इनको जोड़ दिया तो n तक आपने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, r, ठीक है। इसका जो r इक्विवेलेंट यहां पर आएगा वो कितना होगा भाई, nr के बराबर हो जाएगा। ये चीज अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें बोला है कि उपभोग की गई शक्ति जो होगी 20 वाट के बराबर होगी। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P बराबर v² बटे r इक्विवेलेंट, कितना आएगा यहां से, v² बटे nr, ठीक है। ये तो अपन को पहली इक्वेशन मिल गई। अच्छा, इक्वेशन ये क्या मिली, बी का वैल्यू रख दो, पी का वैल्यू 20 वॉट दे रखा तो 20 बराबर v² बटे nr आपके पास, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी बात, जब इन्हें समांतर में जोड़ा गया है तो समांतर में जोड़ने के बाद इस तरह से कुछ इन्हें समांतर में आपने जोड़ दिया होगा, 1 2
ठीक है, ऐसे ये एन आपने जोड़े हुए हैं, आर आर और यहां तक आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बटे एन, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बटे एन, ठीक है। अच्छी बात है, अगर आर बटे एन हो गया है आर इक्विवेलेंट, तो क्या करें हम, क्या करें अभी शक्ति लिखते हैं। तो अभी शक्ति जो बोल रहा है कि 2000 वाट के बराबर शक्ति है, तो 2000 बराबर वी स्क्वायर बटे आर इक्विवेलेंट होगा, तो वी स्क्वायर बटे आर बटे एन, तो ये एन ऊपर चला जाएगा, ये एक बटे, ये दूसरी इक्वेशन आपके पास आई। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2000 बटे 20 बराबर एन वी स्क्वायर बटे आर बटे बी स्क्वायर बटे एन आर, ठीक है। ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, आर से आर कटेगा, आपको मिलेगा एन स्क्वायर बराबर, ये भी काट दो, बराबर 100, एन का मान होगा 10 के बराबर आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न दर्शाए गए परिगत में मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर हो, तो अज्ञात प्रतिरोध x का नगण्य प्रतिरोध की बैटरी से ली गई धारा क्या होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं अपन, ये जो है संतुलन अवस्था में है, तो हम लिख पाएंगे क्या, x बटे 6 जो होगा वो 40 बटे 60 के बराबर होगा, ठीक है। ये मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। 6 से 6 कटा, x का मान होगा 4 ओम के बराबर आ गया, ठीक है। वैसे आप चेक कर सकते हो 4 ओम एक ही में आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अपन फिर भी इसके अंदर से करंट निकाल लेते हैं, धारा पता कर लेते हैं कितनी धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो देखो किस तरह सर्किट बन जाएगा, ये 4 ओम ऊपर, ये 6 ओम, 4 ओम, ये 6 ओम, ठीक है। नीचे देखो जो तार की लंबाई है उसके अनुसार आपको इसका प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 0.1, ये 4 ओम ये हो गया, और ये 6 ओम, ठीक है। और यहाँ बैटरी लगी हुई है, कितने, 5 वोल्ट की बैटरी इसने लगा रखी है, 5 वोल्ट की ना, 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। इसको आप हल करते हो तो ये 10 ओम, 10 ओम ऊपर, 10 ओम नीचे, 2 10 ओम पैरेलल में होंगे, मतलब एक 5 ओम का हो, 2 10 ओम पैरेलल में आप लगाओ, इसका मतलब उसको जो रिजल्टेंट उसका आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा 5 ओम के बराबर आएगा। धारा होगी जहाँ से वो 5 बटे 5 यानी कि वी बटे आर के बराबर आ जाएगी, जो कि 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। 1 एम्पियर के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दर्शाए अनुसार आपस में संयोजित 4 प्लेटों की व्यवस्था को देखिए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के मध्य दूरी d है। यहाँ प्लेटें 1 तथा 3 आपस में संयोजित हैं, a b के मध्य परिणामी धारिता का गणना कीजिए, परिणामी धारा कितनी होगी, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो इनके बीच की जो धारिता होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट a बटे d, जहाँ पे a जो है इनका क्षेत्रफल है और d जो है वो इनके दूरी है, ठीक है। अगर एक की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, इन दोनों के प्लेट के बीच की धारिता होगी वो एप्सिलॉन नॉट a बटे d के बराबर होगी। अब क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि इनको जोड़ा हुआ है, मान लेता हूं कि इसका जो पोटेंशियल है वो x के बराबर है, क्योंकि इनको जोड़ा है तो इसका पोटेंशियल भी x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। a और b के बीच में पता करना है, तो बिंदु बना लो a, ठीक है, ये x और ये b, ठीक है। a के बीच, a और x के बीच में क्या है भाई, a और x के बीच में देखो, ये पहला वाला क्या है, a और x के बीच में है, तो a और x के बीच में आपने एक धारिता लगा, एक संधारित्र लगा दिया, ठीक है। और 2 और 3 को देखो तो ये भी a और x के बीच में है, तो ये भी a और x के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा x और b के बीच में देखो तो ये भी आ जाएगा, c c c c c, ठीक है। c और c मिलके कितने होंगे, समांतर में लगे हो 2c और ये c, ठीक है। इनको आप देखो तो कितना हो जाएगा भाई, c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2c इंटू सी बटे 2c प्लस सी, जो कि 3c के बराबर होगा, तो ये 2c बटे 3 हो जाएगा। और c का मान आपको पता है 2 एप्सिलॉन नॉट a बटे 3d, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, इसकी धारिता मुझे दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड, यानी कि मुझे एप्सिलॉन नॉट a बटे d का मान दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट a बटे d का जो मान है वो 10 माइक्रोफेरेड है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, पूछा गया है कि तथा इन भागों K1 बराबर K2 बराबर के द्वारा भर दिया जाता है, भर दिया इसको, तो अब नई व्यवस्था की धारा क्या होगी, धारिता क्या होगी, हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल जो है इनके बीच में, अगर इस प्लेट की पोटेंशियल की बात करूं और इस प्लेट के विभव की बात करूं, तो ये दोनों प्लेटें जो हैं वो समान विभव के बीच में लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसी बात हो गई है जैसे कि 2 संधारित्र लगे हों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 2 संधारित्र लगे हों, जिसमें पहले का जो हो वो हो K1 एप्सिलॉन नॉट a बटे 2d, ठीक है। 2d कैसे आया, कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, इसको ऐसे मैंने बनाया, एप्सिलॉन नॉट a बटे 2 इसका एरिया बटे इनके बीच की दूरी, ठीक है। d और K1 इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, पराविद्युत। और इसका देखो तो K2 एप्सिलॉन नॉट a बटे 2 बटे d, ठीक है। क्योंकि समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, C इक्विवेलेंट बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट a बटे 2d, दोनों को जोड़ दो, बस इतना ही तो करना है, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a बटे
2d। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास K1 प्लस K2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का मान आपको दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड और K1 K2 का मान भी आपको दे रखा है 2 और 4, तो 2 प्लस 4 बटे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 3 30 माइक्रोफेरेड ये आपका आंसर आ जाएगा। 30 माइक्रोफेरेड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित लूप जिसमें आई धारा प्रवाहित होती है इसका बिंदु ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। तो नंबरिंग कर लो पहले, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी धारिता होगी देखते हैं। देखो, इसको मैं बोल देता हूं कि ये है लूप नंबर, लूप का नंबर लूप को बाद में लेंगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, मुझे बताओ 1 और 4 की वजह से क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता होगी यहाँ पे 1 और 4 की वजह से, क्योंकि ये इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 और 4 की वजह से जो बी का मान आएगा वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2, 3 और 5 की वजह से जो आ गया मान आने वाला है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, 2 को देखो, तो 2 को देखो, हम इसको जोड़ लेते हैं यहां से, इस तरह से जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये अपने पास तार हो गया, ये तार हो गया। तो अगर मैं B2 का मान लिखना चाहता हूं तो B2 का मान कितना आएगा भाई, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई बी। फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूं, दूरी कितनी है, B के बराबर है। ठीक है, साइन 0 प्लस साइन 45। साइन 0 क्यों लिखा, साइन 45 क्यों लिखा, उसको समझते हैं हम। ठीक है, इस वाले पॉइंट का जो दूरी है यहां से वो 0, जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर है, और इस वाले का जो पॉइंट दूरी है वो जो एंगल है वो 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसलिए साइन 0 प्लस साइन 45 यहां पर आ गया। तो B2 का मान मेरे पास कितना आ गया, B2 का मान आ गया म्यू नॉट आई बटे 4 पाई बी। साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1 बटे √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ होगा, पॉइंट पे ऊपर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, क्या इतना ही मान B3 का भी आना चाहिए, तो B2 और B3 तो हो गए बराबर। ठीक है, तो B2 B3 का मुझे मान मिल गया है, B5 का मान मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर पूरा यहाँ पर वलय होता, ठीक है, इस तरह से पूरा अगर आपके पास लूप होता तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई बटे 2 है। ठीक है, त्रिज्या इसकी A के बराबर दे रखी है। ठीक है, लेकिन ये इसका 3/4 पार्ट है, तो 3/4 से गुणा कर दो। किधर होगा, अंदर होगा, बाहर होगा। ठीक है, इधर बह रहा है तो अंदर की तरफ आएगा, तो सब अंदर की तरफ आएंगे, सबको जोड़ दो। ठीक है, इसको जोड़ दो, 2 इसको 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू म्यू नॉट आई, ये B2 प्लस B3 करें कितना आ गया, 2 इंटू म्यू नॉट आई बटे 4 पाई बी। ठीक है, एक √2 नीचे चल रहा है, प्लस म्यू नॉट आई 3/4 आगे ले लो, म्यू नॉट आई बटे 2 है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबी परिनालिका के प्रत्येक सेंटीमीटर लंबाई तार के 50 फेरे हैं। यदि परिनालिका में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है तो इसके अक्ष के भीतरी बिंदु पर तथा एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, देखो बोला है कि प्रति सेंटीमीटर लंबाई में 50 फेरे हैं, तो 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे होंगे भाई, 5000। ठीक है, एन का मान आपको 5000 दे रखा है। यदि परिनालिका में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, एक आई का मान जो है वो है 4 एम्पीयर। ठीक है, अच्छा, तो इसकी अक्ष के भीतरी बिंदु पर तथा इसके सिरे पर, अक्ष के भीतरी बिंदु पर जो होगा वो होगा बी का मान म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला जानते हैं हम, अंदर होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई से आप निकाल लो कितना होगा, म्यू नॉट का मान रखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इंटू एन का मान आपके पास आ गया 5000। ठीक है, और आपने आई का मान कितना दे रखा है, 4 एम्पीयर, इसको आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20, 4 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3.4 इंटू 3.14 इंटू 20, इसको भी मैं 2 लिख लेता हूँ, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ लगभग कितना आ जाएगा ये, 8 3 24 और इधर कर लो मल्टीप्लाई, 24 के आसपास आएगा। 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 9 10 11 1 24 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25.12 25.12 इंटू 10⁻³ ये तो आ गया आपके पास। ठीक है, 25.1 दे रखा है इसने, तो 10⁻³ ये आ गया आपके पास। ठीक है, अंदर वाले बिंदु पर अगर आपको निकालना है इसके साइड वाले बिंदु पर, यानी कि बोला एक सिरे पर निकालना है, तो सिरे पर जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बटे 2। फॉर्मूला जानते हैं हम। ठीक है, म्यू नॉट एन आई आपने निकाला, इसको आधा कर दो तो 12 आ जाएगा, 12.6 हो जाएगा। ठीक है, वो भी सही। अगला देखो, 2 आयनों इसके द्रव्यमान का अनुपात 1:1 है, क्या आवेशों का अनुपात 1:2 है, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबा प्रक्षेपित किया जाता है, इनकी चालों का अनुपात 2:3 है। तो भाई क्या होगा, दोनों कणों की तरफ बनाए गए वृत्तीय पथ का त्रिज्याओं। तो देखो, वृत्तीय पथ की जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb।
ठीक है, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला एम वी बटे क्यू बी। ठीक, आर जो होगा वो एम वी बटे क्यू बी के बराबर आएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, पहले के लिए देखो तो R1 का मान कितना आएगा, R1 का मान होगा M1 V1 बटे Q1 B1। दूसरे के लिए देखो तो कितना आएगा, नीचे डिवाइड कर दो, R2 बराबर M2 V2 बटे Q2 B2। ठीक है, ये मान आ जाएगा आपके पास। आपको R1 R2 ही निकालना था। अब आपको द्रव्यमान बराबर दे रखे हैं तो ये कट जाएगा, आपको B बराबर दे रखा तो ये कट जाएगा, तो R1 बटे R2 क्या बचेगा, R1 R2 बचेगा आपको V1 बटे V2 इंटू Q2 बटे Q1। ठीक है, V1 बटे V2 कितना दे रखा है आपको, V1 बटे V2 दे रखा है कितना है भाई, आवेशों का अनुपात Q2 बटे Q1 है, तो 2 बटे 3 V1 V2 और Q2 बटे Q1 हो जाएगा 2 बटे 1। ठीक है, तो हो जाएगा 4 बटे 3। आंसर है क्या 4 बटे 3 ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है प्रदर्शित में लूप स्थिर है परंतु स्थिर तार गति कर सकता है, तो ये स्थिर है। ठीक है, लेकिन तार जो है गति कर सकता है, किधर जाएगा तार हमें पता करना है, तो किधर जाएगा ये बताओ जल्दी से, कैसे देखोगे। इस भाग की बात करो, इस भाग की वजह से जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनेगा ना, इस तार पे बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, देख लो करंट ऐसे बह रहा है तो बाहर की तरफ बनेगा। इस वाले भाग की वजह से देखते हो, बिल्कुल इस वाले पॉइंट की वजह से देखो तो जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इस पर एक नेट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र बार बार बोलने में मुंह से निकल रहा है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, और करंट इसके अंदर बह रहा है वो इस तरफ बह रहा है आई। ठीक है, तो हम अगर फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करें आई एल क्रॉस बी से, तो L क्रॉस बी, ठीक है, बी बाहर की तरफ है, तो फोर्स की दिशा जो होगी वो इधर आएगी, यानी कि लूप की तरफ तार चलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ति कुंडली 50 फेरे हैं, उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर स्थायी संतुलन अवस्था में 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, बता दीजिए आप जल्दी से मुझे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर का मान आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 50 फेरे हैं, 50 फेरे हैं, एन का मान आपको दे रखा है 50। ठीक है, अच्छा उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान भी आपको दे रखा है 2 एम्पीयर। ठीक है, अच्छा तो 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी का मान आपको दे रखा है 0.1 और कितना घुमाना है इसको, 180 डिग्री घुमाना है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं इसके कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, इस कुंडली के अंदर कितनी ऊर्जा है, जो इसकी स्थिति ऊर्जा है वो कितनी है। ठीक है, उसके लिए अपन इसको डाइपोल इसका हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होगा, m बराबर b डॉट ए के। अरे यार, m बराबर n आई ए के। ठीक है, n कितना है 50, i कितना है भाई, आई 2। ठीक है, और ये n 50 है, और a कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 इंटू पाई इंटू 16 इंटू 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1600 पाई इंटू 10 - 4। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे पता करना है कि कितना कार्य होगा। ठीक है, कितना कार्य क्या हो जाएगा, तो जो इसकी प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, -mb cos 0। ठीक है, और जो अंतिम ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, -mb cos 180। ठीक है, ये तो हो गई -mb और ये हो गया +mb। कितना कार्य करना पड़ा भाई, कितना कार्य होगा, कार्य होगा वो u फाइनल माइनस u इनिशियल के बराबर होगा, यानी कि w d इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि कितना mb माइनस mb, तो कितना हो गया 2 mb। कितना mb आया, 2 mb आ गया। m का मान आपके पास है, b का मान आपके पास है, आंसर आपके पास है। ठीक है, तो 2 इंटू m का मान कितना है, यहाँ से रखोगे 1600 पाई इंटू 10 - 4। ठीक है, अच्छा और क्या है भाई, और क्या है आपके पास, b है, b कितना है 0.1। अच्छा तो अच्छा म्यूनट के टर्म्स में रखने का मतलब नहीं है ना, ऐसे निकाल लेते हैं इसको। कर लेना इसको सॉल्व अपने खुद से, आ जाएगा आंसर, मैं नहीं कर रहा। चलो, 8 त्रिज्या के एक चालक वलय के समान समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र b बराबर b0 अल्फा प्लस t का अंदर लंबवत रखा है, b0 a धनात्मक नियतांक है, तो वलय में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है -d∅/dt होता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है जीवन में। ठीक है,
माइनस d5/dt के बराबर ई का मान आता है। ठीक है, इसी के लिए मुझे अगर फाई मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, और फाई जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। फाई जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। बी भी आपको दे रखा है, बी कितना दिया, बी नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, और ए का मान आपको दे रखा है कितनी, आर त्रिज्या का वाले है, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका d5/dt निकाल लें, तो d5/dt कर दो, तो d5/dt कितना होगा भाई, बी नॉट प्लस अल्फा टी का d/dt इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कहानी है, पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, बी नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ से अल्फा आ जाएगा, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर तो आ गया, अल्फा तो आ गया d5/dt, लेकिन ई का जो मान होता है वो माइनस d5/dt होता है, जो कि माइनस पाई आर स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 हेनरी के प्रेरकत्व में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। स्पार्किंग को रोकने के स्पार्किंग को रोकने के लिए परिपथ को विच्छेदित कर देता है, कर दिया जाता है, परिपथ को विच्छेदित कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम 4 माइक्रोफैराड संधारित्र का प्रेरक तो सिरों पर जोड़ दिया जाता है। संधारित्र की वोल्ट रेटिंग की कोटि क्या होगी, संधारित्र की वोल्ट रेटिंग की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो वोल्टता होनी चाहिए भैया, जो एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इसके अंदर, जितनी एनर्जी आपके इंडक्टर के अंदर है उतनी एनर्जी अगर ये झेल पाए तो उसके अपन को कोटि मिल जाएगी, तो एनर्जी बराबर करो दोनों की। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, 1/2 LI² इंडक्टर की एनर्जी, और इसकी एनर्जी कितनी होगी 1/2 CV²। खत्म बात। L कितना है 2, I कितना है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर C कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V² आपको निकालना है, V निकालना है आपको। ठीक है, ये कट जाएगा, V का मान होगा √2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो कोटि पूछिए तो कोटि जो होगी 1000 हो जाएगी। अच्छा, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि धारा 3 एम्पियर है तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। प्रतिबाधा हमें निकालना है कि प्रतिबाधा इसकी कितनी होगी। प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इसका VRMS कितना है, तो VRMS निकाल लेते हैं भैया पहले। ये हो जाएगा VR बराबर रूट। ठीक है, अब जो क्या क्या दिया रखा है, इंडक्टर और क्या है रेजिस्टर। ठीक है, अगर इंडक्टर और रेजिस्टर अगर लगे होते हैं तो उनके बीच में जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको निकालने के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये होगा 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा √120 का स्क्वायर। √120 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, कितना हो जाएगा 144 प्लस 81, 144 प्लस 100 कितना होगा 244, 244 माइनस 20, 244 माइनस 20 224, 224 प्लस 1 225। ठीक है, तो 225 22500 ये हो जाएगा आपके पास। ये कितने का रूट होता है 15 का, तो 150 वोल्ट आ जाएगा आपके पास, है ना। 150 वोल्ट आपके पास ये आ गया। आपको पता करना है कि कितना इसका होगा। 3 एम्पियर की धारा है तो Z का मान क्या होगा, Z का मान कितना होगा भाई V/I के बराबर हो जाएगा। V कितना है 150 वोल्ट, I का मान आपको दे रखा है 3 एम्पियर, 50 ओम आपके पास Z का मान आ जाएगा। ठीक है, लो भाई ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा क्या होगी। अमीटर द्वारा मापी गई धारा किसके बराबर होगी। अगर आपको दिया हुआ है कि 50 वोल्ट का यहाँ पर AC सोर्स लगा रखा है, ठीक है, तो अमीटर द्वारा जो धारा मापी जाएगी वो उतनी ही धारा होगी जो कि इस रेजिस्टर से निकलेगी। तो रेजिस्टर से बेसिकली करंट पूछा गया है। ठीक है, तो अपन VRMS निकालने का प्रयास जो रेजिस्टर के अक्रॉस अपन निकालने का प्रयास करते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो VR निकालने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमें बाकी सारे मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो VR जो होगा वो रूट कुल AC वोल्टेज माइनस, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, इनका फेज डिफरेंस जो होता है 180 डिग्री का होता है, माइनस 100 माइनस 60 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने पढ़ाया आपको। 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर 100 माइनस 60 40, 50 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर कितना आ गया 30 वोल्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये 30 वोल्ट आ जाएगा। और R कितना है 10 ओम है, तो I का मान कितना होगा 30/10 यानी कि 3 एम्पियर। एक LC दोलन परिपथ में संधारित्र की जो धारिता है 400 पिकोफैराड तथा 100 माइक्रो हेनरी का प्रेरक लगा है। यह दोलन एक एंटीना के युग्मित को हो तो उत्पन्न होने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। अच्छा ठीक है, देखो कैसे करें इसको। तरंगदैर्ध्य हम जानते हैं कि हमारे पास तरंगदैर्ध्य का एक फॉर्मूला होता है जो कि लैम्डा बराबर C/F से दिया जाता है। ठीक है,
अच्छा लैम्डा निकालना है, सी का मान हम जानते हैं, याद है हमें सी का मान, अगर एफ का मान मिल जाए तो काम हो सकता है। ठीक है, एलसी दोलन एलसी परिपथ जब आपके पास होता है तो उसमें जो एफ का मान होता है वो 1/2 पाई रूट एलसी के बराबर होता है। ठीक है, ये तो जानते हो ना यार। ठीक है, वहां पर मान रखो तो लैम्डा का मान कितना आएगा, सी बटे 1/2 पाई, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 पाई सी रूट एलसी। ठीक है, ये छोटा सी है बड़ा सी है, मान रखो सबका आंसर आ जाएगा 2 × 3.14 इंटू सी का मान रखोगे 3 × 10⁸ रूट कितना है 400 पिको, तो 400 इंटू 10⁻12 इंटू सी का मान कितना है 100 माइक्रो, 100 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको हल करेंगे आंसर दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दर्पण M2 में पांचवें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। M2 में पांचवें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं हम, पहले के लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर हम जितना इनके बीच का दूरी है, इनके दर्पण के बीच की दूरी है, उस दूरी को जोड़ते जाते हैं। ठीक है, M1 के लिए पहला कहाँ बनेगी भाई 30 सेंटीमीटर पीछे, M1 के 30 सेंटीमीटर पीछे। M2 के लिए पहली कहाँ बनेगी भाई 5 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें 35 जोड़ूं तो कितना आएगा भाई 40। ठीक है, इसमें 35 जोड़ूं तो कितना आएगा भाई 65। ठीक है, फिर 35 जोड़ो तो कितना आएगा भाई, कितना हो जाएगा 105 ना 110, 35 जोड़ा 60 और 3 90, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 35 जोड़ो तो कितना हो जाएगा भाई 75। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3, कौन से पे जाना है 5 पे बनाना है, तो और जोड़ लो 35 100 105 ना 75 प्लस 105 और 110। ठीक है, इसमें 35 जोड़ो तो कितना हो जाएगा भाई 135। ठीक है, 110 में और 35 जोड़ेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 145। पहुंच गए क्या M2 के पांचवीं पे, 1 2 3 4 5 M2 के पे हम पहुंच गए, तो 145 सेंटीमीटर दूर होगी M2 से। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला चलो, 2.5 सेंटीमीटर आकार की छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण के किसी पर्दे को किसी दूरी पर रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे बने, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार पूछा कि प्रतिबिंब का आकार कितना होना चाहिए। देखो 2.5 सेंटीमीटर आकार की छोटी मोमबत्ती है, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो f का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा -r/2, यानी कितना हो गया -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। और बोला है कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी u का मान आपको दे रखा है -27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता है। अच्छा, और पूछा जा रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, ये नहीं पूछा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बस पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है कहाँ पर बनेगा, ये भी दे रखा है। चलो कोई अपन निकाल लेते हैं। तो हमें जानते हैं दर्पण है तो 1/v प्लस 1/u जो होगा 1/f के बराबर होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है 1/v, तो 1/v जो होगा 1/f माइनस 1/u के बराबर होगा, u माइनस f बटे uf के बराबर होगा। ऐसे कर लो। ठीक है, तो 1/f कितना होगा, 1/f का मान कितना दे रखा है -18 माइनस 1/-u का मान कितना होगा -27। ठीक है, तो 1/v कितना हो जाएगा भाई, 1/v हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो 1/18 माइनस 1/27, तो 1/v होगा आपके पास -27 माइनस 18 बटे 27 इंटू 18, जो कि -9/27 इंटू 18 होगा। तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि -1/54। ठीक है, v का जो मान आया -54 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ये तो v का मान मेरे पास आ गया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब के आकार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई -v/u। v का मान कितना आया है v का मान कितना है भाई -54, और u का मान कितना था, u का मान 27 -27। ठीक है, तो m का मान आ गया -2 के बराबर। ठीक है, ये आपके पास आ गया m का मान। अब हमें निकालना है कि आकार क्या होगा, तो H2 जो होगा वो 2 × HI के बराबर होगा। तो 2 × HI कितना दिया था 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती थी तो 5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती दिखाई देगी 54 सेंटीमीटर पे, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखो, दिया गया कि क्वार्ट्ज में प्रकाश का वेग इतना है
और ग्लिसरीन का वेग इतना है। अब क्वार्ट्ज से बनी एक पट्टिका को चित्रानुसार ग्लिसरीन में रखा गया है। पट्टिका द्वारा उत्पन्न शिफ्ट का क्या होगा, शिफ्ट क्या होगा यदि वस्तु को पट्टिका के दूसरी ओर देखा गया है। ठीक है, अच्छा हम फॉर्मूला, अब मैंने शिफ्ट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको हमने बताया था। तो क्या होता है भाई शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट जो होता है ये T इंटू 1-1/μr के बराबर होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ μr का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो अपन बात करते हैं किसकी, क्वार्ट्ज की। तो क्वार्ट्ज का अगर मैं निकालना चाहता हूँ म्यू के, अगर इसको लिखूँ तो इसका वेग कितना बताया क्वार्ट्ज के अंदर, क्वार्ट्ज में वेग बताया 1.5, ठीक है 1.5, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ये बिजली का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग, ठीक है, बटे 1.5 × 10⁸, कितना आ गया म्यू के 2 के बराबर आ गया। ये क्वार्ट्ज का आ गया कितना 2 के बराबर। ठीक है, अब हम निकालते हैं ग्लिसरीन का, म्यू जी बोल देता हूँ मैं इसको। तो म्यू जी में आपको बोला गया है, म्यू जी के अंदर जो आपको वैल्यू दी गई है प्रकाश के वेग की कितनी दे रखी है भाई 9/4, यानी कि 3×10⁸ तो ऊपर आएगा, सी का वैल्यू ऊपर आता है। ठीक है, 9/4 × 10⁸, कितना आ जाएगा 3 × 9, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, मुझे पता करना है म्यू आर, तो म्यू आर का मान कितना होगा, म्यू आर जो होगा वो म्यू क्वार्ट्ज बटे म्यू ग्लिसरीन के बराबर होगा। म्यू क्वार्ट्ज कितना आया 2 और म्यू ग्लिसरीन कितनी है 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखो। टी का मान आप देख सकते हो, थिकनेस 18 सेंटीमीटर है इसकी, 1 - 1/μr, म्यू आर का मीन कितना है 3/2, 3 और ये 2 ऊपर। ठीक है, तो 18 × 1/3 यानी कि 6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ए, 6 सेंटीमीटर आपके पास आंसर होगा। अगला देखें, दो समान फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले समतल उत्तल लेंस परस्पर संकर में रखकर संयोजन बनाया जाता है। इस संयोजन को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 0.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली वस्तु को देखने के उपयोग में लिया जाता है। प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष प्रवृत्ति क्या होगी। ठीक है, अथवा उल्टा कैसी बनेगी अपन को बताना है ना, तो देख लेते हैं। दो समान फोकस वाले 20 सेंटीमीटर समतल उत्तल, समतल उत्तल इस तरह से दिखता है आपका, इस तरह से दो लेंस हैं आपके पास समतल उत्तल। ठीक है, समतल उत्तल। और इनकी जो f दे रखी है आपको, f इसका f1 मान लो तो 20 सेंटीमीटर और इसका भी f देखो तो 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब इनको दोनों साथ में रखा गया। अब इन दोनों को साथ में रख लो तो इनकी फोकल लेंथ जो होगी वो बदलेगी, है ना। कैसे निकालेंगे हम इस फोकल लेंथ, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, रखो दोनों की वैल्यू 1/20 प्लस 1/20 यानी कि 2/20 यानी कि 1/10, यानी कि f का मान आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब अब आपके पास ऐसी परिस्थिति है कि आपके पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब बस, अब तो अपने लिए आसान क्वेश्चन है ना। संयोजन को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। अब इससे u का मान कितना दे रखा है -20 सेंटीमीटर आपको u का मान दे रखा है। ठीक है, प्रतिबिंब पर वस्तु के सापेक्ष प्रवृत्ति क्या होगी। अच्छा, आप देख सकते हो कि u का जो मान है ना वो फोकल लेंथ का दुगना है। और जब कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम 2f पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी 2f पर ही बनता है और उल्टा बनता है। इस प्रकार से बनाते थे ना हम, यहाँ 2f पर अगर रखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f पर ही बनेगा और यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा और 2f पर ही बनेगा। तो उल्टा तथा वस्तु के आकार का जो, और इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो भी 1 के बराबर ही आता है। नहीं आप ऐसा समझ में आ रहा तो आप निकाल भी सकते हो उसको, फॉर्मूला लगा लो सीधे 1/v - 1/u = 1/f। बस यहाँ से आपको v का मान आ जाएगा। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैग्निफिकेशन निकाल के वो उसका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है कि वायु का बुलबुला कांच के अंदर 10 सेंटीमीटर व्यास की उत्तल सतह से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। सतह से कितनी दूरी पर बुलबुला उपस्थित दिखाई देगा। देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें दे रखी है हमें दे रखा है कि यहाँ पर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 के बराबर है। ठीक है, और इसका जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से अपनी देखा प्रकाश आ रहा है, इधर से लाइट रे आ रही है, तो ये हो जाएगा अपना μ1 और ये हो जाएगा μ2। ठीक है, अच्छा चलो, और u का मान दे रखा है -3, u का मान दे रखा है आपको -3, ये बना रखा है इसमें यहाँ पे, और r का मान दे रखा है आपको -5 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको, है ना। फॉर्मूला क्या होता है अपना, μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। निकालना क्या है, अच्छा v निकालना है ना। तो μ2 का मान कितना हो 1/v - 1.5/u,
u का मान कितना है, u का मान है आपके पास -3 बराबर 1 माइनस 1.5 बटे r का मान है -5। ठीक है, वैल्यू रख दी सारी, आंसर आ जाएगा। तो 1/v, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.5/3 तो 1/2 बराबर 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 बटे -5। ठीक है, ये कटेगा 10 बार। ठीक है, एक बार v जो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 6 6 6 6 6 6 2 माइनस 10/20 माइनस 8/20। हाई 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 हाई, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं रही हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। 10 सेंटीमीटर व्यास की उत्तल, 10 सेंटीमीटर व्यास है, 10 सेंटीमीटर व्यास है ना। अच्छा ठीक है, त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। उत्तल सतह से दूरी पर स्थित, सतह पर कितनी दूर पर बुलबुला स्थित दिखाई देगा, सतह से कितनी दूर पर स्थित दिखाई देगा, ये कितना आ गया, फिर से कर लें एक बार। किधर से आ रहा है, 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 उधर से आ रहा है प्रकाश, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर रखा अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखा अंदर। ठीक है, तो μ2/v, थोड़ा धीरे चल लो आदि साहब, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, यही तो होता है ना। अच्छा, μ2 का मान आपके पास हो जाएगा 1/v आपको निकालना है, माइनस μ1 का मान आपके पास है 1.5 बटे u का मान आपको दे रखा है -3। ठीक है, बराबर 1 माइनस 1.5 वर्ग बटे -5। ओके, इतना ही तो आ रहा है। तो 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 1.5/3 बराबर 0.5 बटे, अच्छा माइनस इधर भी आएगा, माइनस इधर भी आएगा, माइनस माइनस 0.5 -5 बचेगा नीचे। ठीक है, माइनस से माइनस गया और ये 1/10। ठीक है, और ये 15 दूनी 30, सही तो है। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/2। ठीक है, 2 माइनस 10 कितना हो गया, -8/20, यानी कि 4 माइनस 2/5। v का मान आ गया मेरे पास -5/2। v का मान आ गया मेरे पास -2.5 सेंटीमीटर। आंसर गलत क्यों मार्क कर रखा है इन्होंने, 2.5 आ रहा है। ठीक है, देख लेना आप, मेरा 2.5 आ रहा है। अगले देखते हैं, अपवर्तक कोण 30 डिग्री वाले प्रिज्म को एक फलक को रजतित किया जाता है। 45 डिग्री कोण पर अन्य फलक पर आपतित किरण रजतित फलक को अपवर्तित तथा परावर्तित होती है तथा अपने पथ को दोहराती है। फिर जो अपनी किरण है वो अपने पथ को दोहराती है। बस इतना बात अपन को समझ में आ रही है। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा, कुछ चीज़ें अपने को दे रखी हैं, वो अपन ले लेते हैं। ये दे रखा है कि इसका जो एंगल है ये 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दे रखा है अपवर्तक कोण जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अच्छा, किरण ऐसे अपरित होनी चाहिए कि इस पे इस वाले तल पर कि वापस अपनी जगह पे चली जाए। तो मतलब यहाँ से ऐसी गिरनी चाहिए ना, ऐसे गिरेगी 90 डिग्री कोण पर, तभी तो वापस जाएगी, है ना। ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, 90 डिग्री कोण पर टकराएगी और वापस चली जाएगी, है ना। इसके लिए हमें पता चलेगा कि 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, 30 प्लस 90 120 और ये कितना होना चाहिए, 180 बन जाए, ये 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हमारे पास आ गया। अगर ये 60 जो है ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल के साथ दोनों एंगल मिल गए आपको, आई भी मिल गया और आर भी मिल गया। आई का मान आप देख सकते हो कितना है, 45 डिग्री के बराबर है, और आर का मान आप देख सकते हो कितना है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r आप निकाल सकते हो। ठीक है, μ1 का मान तो 1 है, sin i का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, μ2 का मान आपको निकालना है और sin r का मान आपके हो जाएगा sin i का मान हो जाएगा sin 45 यानी कि 1/√2। ठीक है, बराबर μ2 आपको निकालना है और sin r हो जाएगा 1/30 sin 30 यानी कि 1/2। तो म्यू का मान आपको देखो नहीं कितना कटेगा, √2। ठीक है, म्यू का मान आ गया आपके पास √2 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है
उसे दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा तथा कितने फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले बात, दूर देखने के लिए आपको अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, यह हमें पता है। तो अवतल लेंस वाले, उत्तल लेंस वाले जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन से तक कितने फोकस का लेंस हो, और अधिकतम 200 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जो फोकल लेंथ होता है वो आपका जो फार पॉइंट होता है, जितनी दूर तक आप देख सकते हो, ठीक है, उसके नेगेटिव के बराबर होता है, यानी कि -200 सेंटीमीटर के बराबर के पास आ जाएगा। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेटिव सवाल था। अच्छा, बोला गया है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग द्वारा प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में तीव्रता का अनुपात 9 पाया गया है। इससे तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है कि प्रकाश के स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 4 है। ये ऑप्शन सही वाला पढ़ दिया मैंने, ठीक है, आंसर बोल दिया। ऐसा अपन देख लेते हैं सारे। क्या बोला है, यंग के एक द्विछिद्र प्रयोग में, प्रतिकरण प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों, मतलब आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम का जो मान है वो दे रखा है कितना, 9/1, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं कि इनका जो आयाम है उसके अनुसार लिखूं तो ये a1 स्क्वायर, नहीं मैक्सिमम है ना, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये आई मैक्स ऐसा है होगा, और बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप, तो आयाम का मान कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 बटे a1 माइनस a2, ठीक है, बराबर रूट लोगे तो 3:1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, a1 प्लस a2 बराबर 3a1 माइनस 3a2, ठीक है। इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे कितना होगा, 4a2 बराबर 2a1, ठीक है। a1 बटे a2 जो होगा वो कितना आ जाएगा, a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, 2/1। ये a1 a2 का मान आ चुका है, ठीक है, ये a1 बाई a2 का मान आपके पास आ चुका है। तो स्रोतों के आयाम का अनुपात तो ना 3 आ रहा है ना 4 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। अब देखें, प्रकाश के स्रोतों की तीव्रता का अनुपात हमको निकालना है, और तीव्रता का अनुपात जो होता है वो इनके आयामों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आयामों का स्क्वायर निकाल लो भाई, ठीक है। I1 स्क्वायर, I1 बटे I2 जो होगा वो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 4/1, इसका हो गया अनुपात 4, ठीक है, खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में दिखाई गई व्यतिकरण की क्या है, व्यतिकरणी किरणों के एक मार्ग में यदि टी मोटाई का एवं अपवर्तनांक 5 की पतली पट्टी प्रविष्ट करें तब फ्रिंज प्रारूप का विस्थापन क्या होगा। फ्रिंज प्रारूप का विस्थापन क्या होगा, देखो कैसे करें, आज इसका एक फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है, विस्थापन क्या होगा, μ-1 इंटू टी इंटू डी बटे इनके बीच की दूरी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो विस्थापन आप निकालते हो उसका ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, टी का मान कितना है, टी का मान आपको टी दिया हुआ है, म्यू का मान कितना है, म्यू का मान आपको दे रखा है 5/3 -1, ठीक है। डी का मान आपको कितना दिया है, इनके बीच की ये वाली दूरी, ठीक है, दूरी दी आपको डी दे रखी है, और छोटा डी मतलब इन फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2d, ठीक है। तो डी की जगह 2d आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तो 5 - 3 1, 2/3 dt बटे 2d, ये 2 से 2 कटेगा तो dt बटे 3d, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, विस्थापन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, t इंटू म्यू -1 इंटू डी बटे डी। अगर फ्रिंज में आप बीच में आ गया एक फ्रिंज लगाते हो, पत्ती सी पट्टी लगाते हो तो dt बटे 3d यहाँ पर आंसर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 6328 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश 0.2 मिलीमीटर चौड़ी व रेखा छिद्र पर लंबवत आपतित होता है 9 मीटर दूरी पर पर्दे पर विवर्तन प्रारूप न्यूनतम व न्यूनतम मिनिमा टू मिनिमा तक मापते हुए केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई लगभग क्या होगी। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई पूछ रही है कि सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई कितनी होगी। अच्छा, तो बीटा बराबर क्या दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला रुक जाओ, हाँ भाई आ जाओ। तो क्या दिया है, पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई क्या होती है, बीटा नॉट की चौड़ाई पूछी हमसे, तो वो होती है 2 लैम्डा डी बटे डी, ठीक है, 2 लैम्डा डी बटे डी इसकी।
बीटा होती है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बीटा मिल गया हमें, है ना। हमें चाहिए चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई कितनी होती है, बीटा बटे बड़ा डी ये होती है। तो कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बटे डी के बराबर आ जाएगी, छोटे डी के बराबर है, इसको तो ले लो। ठीक है, मान आपको दे रखा है 2 इंटू लेमडा का मान आपको दे रखा है 6 3 2 8 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम बटे छोटा डी कितना है, 9 मीटर, 9 आपके पास रखा है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर देखो प्रकाश विद्युत भाव में प्रकाश विद्युत धारा वे एनोड अरे यार क्या लिखते हैं, एनोड विभव V के मध्य वक्र चित्र में प्रदर्शित है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये V जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, F1 F2 F3 आप इनको लिख सकते हो। ये न्यू1 न्यू2 न्यू3 लिखा गया है वैसे, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में हो सकता है कि आपको V तरह की तरह दिख रहा हो। ठीक है, आपको बताना है कि V1 V2 V3 में क्या संबंध होगा, बराबर होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, तो आप जानते हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है आपका, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो और किसी पर निर्भर ना कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी न्यू पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा न्यू। ठीक है, तो इसका देखो VO3 जो है वो बड़ा है, फिर VO2 है और फिर VO1 है, मान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो V3 बड़ा होगा, न्यू3 बड़ा होगा, फिर न्यू2 होगा और फिर न्यू1 होगा। ठीक है, जो कि इसमें इस तरह से उल्टा लिखा हुआ है ना, तो हम ना बी ऑप्शन जो होगा वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य तथा फोटोन की तरंग दैर्ध्य समान हो तो फोटोन की ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन के संवेग के मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात कर रहा है, फोटोन की आपको बोला है डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य, तो इसके लिए आपके पास फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी hc बटे लैम्डा p। ठीक है, और किसका बोला है, इलेक्ट्रॉन के संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग हो जाएगा p बटे h बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा ई लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये आपने हो जाएगा, अपन को इनका अनुपात पूछा है तो e बटे h कर दो, कुछ नहीं करना इसमें, e बटे h क्या, e बटे p कर दो, जो कि hc बटे लैम्डा p बटे h बटे लैम्डा ई के बराबर होगा। ठीक है, लैम्डा ई से लैम्डा ई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, ये c के बराबर आ जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा c। ठीक है, अगला देखो, समीकरण 27-13 एल्यूमिनियम प्लस 2He, यहाँ पे एरो आना चाहिए था एक, आपको 2P4 दे देता है, तो x क्या होगा, यहाँ पर x निकालना है, क्या होगा भाई बताओ जल्दी से, क्या होगा। देखो ऊपर क्या आ रहा है 27 प्लस 4 इधर आया 28। ठीक है, 28 और इधर क्या आया 13 प्लस 2 इतना आया 15। ठीक है, इधर देखो कितना यूटिलाइज हो गया है, ये गलत है यार, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये टाइप पे गलत हुआ है ये, ओ हो, या मेरे में गलत आया ऐसा लग रहा है मुझे। ठहर जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33। ये है 15 फॉस्फोरस 30, 15P30, वही तो मैं कहूँ 15P30। ठीक है, अब ठीक है, अब देखोगे तो इधर कितना आ रहा है भाई, 27 प्लस 4 31, इधर कितना आ रहा है 13 प्लस 2 15। ठीक है, इधर क्या हो गया 30 और 15। ठीक है, कितने की कमी है, इधर 1 की कमी है और इधर 0 की कमी है, तो कितना हो जाएगा भाई 0N1, खत्म बात, निकल गया। अगला देखो, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का नमूना एक साथ दो प्रकृतियों ए बीता जिनकी अर्ध आयु क्रमशः 1/2 1/4 घंटा है से क्षयित होता है। पहले आधे घंटे में प्रक्रिया ए द्वारा क्षयित होता है, अगले आधे घंटे में ये प्रक्रिया बी तथा उसके अगले आधे घंटे दोनों प्रक्रियाओं ए तथा बी द्वारा क्षयित होता है। यदि प्रारंभ में N0 नाभिक हों तो 2 घंटे बाद इस प्रकार के क्षय के पश्चात नाभिकों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात करना है आपको। बता दें कितनी रह जाएगी भाई, कैसे करेंगे, कर लेते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है कि पहले आधे घंटे, इसके पास 2 प्रक्रियाएं हैं जिनमें क्षयित हो सकता है। पहले की हाफ लाइफ जो है 1/2 है और दूसरे की हाफ लाइफ जो है वो 1/4 है। ठीक है, पहले आधे घंटे में प्रक्रिया ए द्वारा क्षयित होता है। ठीक है, मतलब उसकी तो हाफ लाइफ ही आधे घंटा है, मतलब अगर ए द्वारा क्षयित हुआ
n0 से शुरू हुआ, ठीक है, तो a द्वारा ये n0 बटे 2 बचा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब अगले 1 घंटे के लिए ये बी प्रक्रिया से क्षयित होगा, ठीक है, और बी प्रक्रिया के अनुसार इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1/4, यानी कि हर 15 मिनट में ये आधा हो जाएगा, है ना। अब देखो हर 15 मिनट में, और 1 घंटे में 4 15 मिनट होते हैं, 15 15 15 15, ठीक है, तो अगले 15 मिनट में कितना हो गया, बी से n0/4 इसका आधा, ठीक है, फिर अगले 15 मिनट में आधा हो जाएगा n0/8, ठीक है, फिर आधा हो जाएगा अगले मिनट में n0/16, ठीक है, और फिर एक बार और आखिरी 15 मिनट में n0/32 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ए और बी दोनों से होता है, ए और बी दोनों से ये क्षयित होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, तो आपके पास जो कुल हाफ लाइफ आती है वो दोनों हाफ लाइफ का इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, 1/t बराबर 1/t1 प्लस 1/t2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। कुल हाफ लाइफ जो होगी वो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 के बराबर हो जाएगी। दोनों प्रक्रियाओं से अगर साथ में हो रहा है तो, अगर दोनों से साथ में हो रहा है तो कितना हो जाएगा भाई, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, कितने कितने देखिए, 1/2 और 1/4, तो 1/2 इंटू 1/4 अपॉन 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 1/8 ऊपर आ जाएगा, और इधर 4 + 2 6/8 इधर आ जाएगा, तो 1/6, 1/6 यानी कि 10 मिनट, 1/6 घंटा यानी कि 10 मिनट, है ना। 10 मिनट में आधा हो जाया करेगा। अब ये कितना है, 10 मिनट में ये आधा हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि अगले आधे घंटे के लिए जब ये क्षयित होगा ए बी दोनों से मिलकर, ठीक है, तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में 3 बार क्षयित हो चुका होगा, 3 बार अपना जो वैल्यू है उसको आधा कर चुका होगा, ठीक है। तो ए बी दोनों से मिलकर अगर हो रहा है तो अब इसका आधा हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है, 3 n0/32 कितना 64, फिर इसका आधा हो जाएगा ए बी से n0/128, फिर और इसका आधा हो जाएगा तो n0/256, ठीक है। इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, n0/2 की घात 8, 256 क्या होता है, 2 की घात 8 होता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, नाभिक ए व बी की बंधन ऊर्जाएं क्रमशः ई व ई बी है, ठीक है। तत्व बी के 3 परमाणु, तत्व बी के 3 परमाणु, तत्व बी के 3 परमाणु, 3 बी जो है संलयित होकर तत्व ए का एक परमाणु, ठीक है, तथा ऊर्जा Q मुक्त करते हैं, ठीक है। तो EA व Q के मध्य क्या संबंध होगा, ठीक है, क्या संबंध होगा भाई, आप देख सकते हो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, टोटल 3 EB, इसकी ऊर्जा कितनी होगी EA, और इसकी कितनी है Q, ठीक है। तो आप देख सकते हो Q का जो मान होगा वो EA, या फिर आप कह सकते हो कि 3 EB का जो मान होगा वो EA प्लस Q के बराबर होगा, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि माइनस Q के बराबर आएगा, ये डायरेक्ट लिख लो यार, 3 है माइनस, ये हो जाएगा Q का जो मान होगा वो EA माइनस 3 EB के बराबर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, बस खत्म बात, ये हो गया आपके पास। अगला देखो, परिपथ ए व बी में बहने वाली धारा का मान होगा कितना कितना होगा, अच्छा देख लेते हैं कितना कितना मान होगा परिपथ ए व बी में। देखो परिपथ ए में ये दोनों जो है फॉरवर्ड है, ठीक है, तो इस तरह से हो गया कि दोनों 4 ओम जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, करंट कोई रुकेगा नहीं इसको, ठीक है, दोनों 4 ओम पैरेलल में लगे, मतलब कुल जो होगा इसका 2 ओम हो जाएगा, यानी करंट जो होगा वो I1 का अगर लिखता हूँ इसको तो 8/2 यानी कि 4 एम्पियर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसकी बात करें तो ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, तो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना, सिर्फ 4 ओम है जो ऊपर काम करेगा, यहाँ से करंट नीचे से कोई नहीं बहेगा, ठीक है। तो I2 का जो मान होगा वो 8/कितना हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2 एम्पियर, ये आपके पास करंट हो गया C, ठीक है। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्तक अभिविन्यास पर कार्य कर रहे ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ जो है वो 0.96 बराबर दे रखा है, 0.96 आपको दे रखा है धारा का लाभ, अच्छा। और यदि उत्सर्जित धारा 7.2 मिली एम्पेयर है, उत्सर्जित धारा कौन सा है, ये है आपके पास कॉमन बेस, ठीक है। तो IC का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आपको 7.2 मिली एम्पेयर, ठीक है, और करंट गेन दे रखा है, धारा लाभ दे रखा है अल्फा बराबर 0.96, ठीक है। तो अल्फा जो होता है भाई ये इसके लिए कॉमन बेस के लिए आपको अल्फा मिलेगा IE/IC के बराबर, नहीं IC/IE के बराबर, IC/IE के बराबर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए आई बी। तो आई बी निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो बीटा होता है वो आई सी बटे आई बी के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा के अंदर कोई रिलेशन हो तो मैं काम हो सकता है। तो अल्फा बीटा का रिलेशन जो होता है वो आपको याद रख सकते हो, बीटा जो होता है वो अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब क्या आ जाएगा, अल्फा का मान कितना दे रखा है 0.96 बटे 1 माइनस 0.96। ठीक है, यानी कि 0.96 बटे 0.04 कितनी बार चला जाएगा, बीटा का मान आ जाएगा 96 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24। ठीक है, आगे मान आ जाएगा बीटा का 24। ठीक है, अच्छा अब निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आई बी का मान निकालना है, बीटा जो है वो आई सी बटे आई बी के बराबर है। आई बी का मान निकालना, आई बी का मान हो जाएगा आई सी बटे बीटा। आई सी का मान आया 7.2 मिली एम्पियर बटे बीटा का मान कितना आया 24। इसको आप भाग करोगे तो आपको 24 3 बार जा रहा है, ये 0.3 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगा, यानी कि 0.29 एम्पियर आप लगभग कह सकते हो। दिए गए तर्क द्वारा संयोजन के लिए निर्गत y समतुल्य होगा। किसके y समतुल्य होगा भाई, किसके समतुल्य होगा y, देख लेते हैं। देखो ये a है और ये b है, इधर आपके पास a है और इधर उसके आगे आपके पास b है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हो तो ये a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और गेट है ये, है ना, और इधर से आ रहा है आपके पास b, a प्लस बी, और ये एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पे। इन दोनों को मिलाते हो तो आपको मिलेगा a प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ये आपके पास एंड गेट आ जाएगा। अच्छा इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ए बी प्लस बी बी। ठीक है, बी बी मिला के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से बी फिर आप कॉमन ले सकते हो तो ए प्लस 1 हो जाएगा। ए प्लस 1 तो खुद 1 के बराबर हो जाएगा तो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। 39 290 x 280 y 168 निम्न रेडियो सक्रिय क्षय में उत्सर्जित अल्फा बीटा कणों की संख्या क्रमशः क्या होगी, अल्फा बीटा की संख्या क्या होगी, है ना। देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, अल्फा कण क्या होता है भाई, अल्फा कण होता है आपका 2He4। ठीक है, तो देखो अपन निकाल लेते हैं ऊपर कितना डिफरेंस आ रहा है, तो और बीटा कण -1E0। ठीक है, तो ऊपर से पता चल जाएगा अपने को। अच्छा, तो देखो ऊपर कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, इसके एटॉमिक मास में हो जाएगा A फाइनल माइनस A इनिशियल। कितना हुआ, A इनिशियल माइनस A फाइनल, उल्टा करना है। ठीक है, कितना कमी हुई, 200 माइनस 168 कितना हो रहा है 40, तो ये हुआ, और उधर ये हुआ नहीं 30 और 32 तो ये आ रहा है। ठीक है, और एक का होता है एटॉमिक मास कितना 4। ठीक है, तो 8 तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे इससे, 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, और क्या निकलेगा, बीटा कण कितने निकलेंगे वो देखना पड़ेगा हमें। तो बीटा के लिए नीचे वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना डिफरेंस आया इसके अंदर डिफरेंस आ गया है 10 का। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जो होगा वो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो होगा, ठीक है, Ni बीटा पार्टिकल का नंबर होगा Ni माइनस NF। ठीक है, माइनस इसमें से अल्फा पार्टिकल निकले उनको भी करना पड़ेगा, तो एक के लिए 2 है, 2 × 8। ठीक है, Ni कितना था 90 माइनस NF कितना हो गया 80 माइनस ये इसको प्लस करो तो 16 कितना हो गया भाई 90 माइनस 80 96 6 आ रहा है क्या, 8 से 6। ठीक, उल्टा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा तो वो 6 आ जाएगा। चलिए, अच्छा यदि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इसके डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो log E एवं log लैम्डा के मध्य सही ग्राफ क्या होगा। सही ग्राफ हमें बताना है कि इसमें सही ग्राफ क्या बनेगा, निकाल लेते हैं इसको। आपको दिया है E जो होता है वो क्या निकल, अच्छा लैम्डा के बारे में, तो लैम्डा जो होता है वो H/P के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P को √2mE लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, मोमेंटम को आप √2m लिख सकते हो। अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिखा तो log ले लो दोनों तरफ, log लैम्डा बराबर log H/√2mE प्लस log 1/√E के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी E लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ से अपने हटा देना है। ठीक है, √2m को मैंने H/√2m को अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया। ठीक है, ले सकते हैं इसे,
इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग लेमडा बराबर लॉग h बटे √2m माइनस लॉग √e। ठीक है, इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, तो लॉग लेमडा बराबर -1/2 लॉग e प्लस लॉग h बटे √2m। y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, m का जो मान आएगा वो -1/2 होगा। स्लोप जो होगी आपकी नेगेटिव आ रही है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, उसकी स्लोप सिर्फ नेगेटिव है, से वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुई बात, कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है भाई, तो ये 40 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, 10 क्वेश्चन बचते हैं, उसको अगले लेक्चर में थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसके लिए इतना ही, थैंक यू।